हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर डी ब्लॉक के साथ, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बहुत ही सिंपल और आसान सा चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी में इसकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, तो बहुत ध्यान से आपको चीज़ों को सीखना होगा। देखें, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक और नाम दिया गया है, विच इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या नाम दिया हुआ है? ट्रांजिशन। तो आपके पास देखिए, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इनके अंदर 3 सीरीज होती हैं। एक आपके पास होती है 3D सीरीज, एक आपके पास होती है 4D सीरीज, और एक होती है 5D सीरीज। जो 3D सीरीज में आपके पास एलिमेंट है वो होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक, इस तरह अगर आप 4D सीरीज में आओगे तो आपके पास होता है यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम। तो इनको याद रखने के लिए फ्रेजेस होती है, जैसे ये होता है स्कीम टाई वाले क्यों माने, फिर कोई निकला कोटा जाने। या फिर इसका एक और वो होता है कुछ, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, है ना, सॉरी, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। इस तरह से अलग अलग फ्रेजेस होती हैं, तो आप जैसे चाहें उसे याद रख सकते हैं। ये होता है यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। सिमिलरली 5D सीरीज में आप जाएंगे तो यहाँ आता है एले लेंथेनम, तो ला हफ्ता वरना रे ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा। तो ये आपके पास 3 सीरीज होती है। हम 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज बोलते हैं। इसे आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हो। क्या बोलते हो? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सिमिलरली ये आपके पास हो जाएगी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और ये हो जाती है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। 3D सीरीज बेसिकली आपकी 4th पीरियड से शुरू होती है, ये आपका 5th पीरियड है, और ये 6th पीरियड है। तो ये आपके पास 3 सीरीज होती हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जो यहां से स्टार्ट होती है। कॉन्फ़िगरेशंस आपने इनके पढ़े हुए होंगे। ये आपके पास होता है 3D1 4s2, ये बनता है 3D2 4s2, वेनेडियम होता है आपके पास 3D3 4s2, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होकर 3D5 4s1 आ जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। फिर Mn नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है 3D5 4s2, Fe आपका 3D6 4s2 है, फिर 3D7 4s2, निकल आपका हो गया 3D8 4s2, कॉपर जो है फिर से हाफ फील्ड की वजह से 3D10 सॉरी फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से 3D10 4s1 को फॉलो करता है, और जिंक जो है वो 3D10 4s2 को फॉलो करता है। तो मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4D10 5s2, इसका होता है 5D10 6s2। दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर बाकी के जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट आंसर्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर उनकी ग्राउंड स्टेट में, ये इनकी ग्राउंड स्टेट है ये कॉन्फ़िगरेशन, या फिर उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। क्या होता है? डी सबशेल जहां इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन आपके पास आएगी अगले पेज पर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स व्हिच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट और देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, आपके पास बाकी सभी एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट होते हैं। ध्यान रखना, जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कॉपर का, और एक एग्जांपल लेते हैं जिंक का। अगर आप कॉपर और जिंक को कंपेयर करो, तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 3D10 4s1, और जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3D10 4s2। सही है। अब आप देखो, कॉपर के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, कॉपर +1 स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और कॉपर +2 स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। आपका जो जिंक है, जिंक सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है।
तो कॉपर जब +1 में गया तो देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये बचेगा 3d10, और कॉपर जब +2 में गया तो ये बचेगा 3d9, बचेगा ना। सिमिलरली आप देखो जिंक +2 में जिंक कौन से स्टेट में आएगा, 3d10 के अंदर आएगा ना। तो आप देख सकते हो कॉपर की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, उसमें उसका जो डी सबशेल है, यानी 3d को अगर आप भरोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। जबकि वहीं अगर आप जिंक को देख रहे हो तो जिंक का डी सबशेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए जो आपका जिंक है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ये आप जरूर याद रखें, जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि इनकी ग्राउंड स्टेट में और इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इनका जो डी सबशेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। चलिए, तो ये सीखने के बाद चलते हैं अब आगे और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा मैंने आपको भी बताया भी, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा पीछे चल के, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 3d4s। तो अगर ये n है तो ये हो गया ns और ये हो गया n-1d। आप देख सकते हैं d सबशेल 1 से लेकर 10 तक फिल हो रहा है, और ns जो है उसमें बीच बीच में कहीं पर 1 है, बाकी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 2 है। सो जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर, तो आप ध्यान रखना कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन क्या होता है, ns 1 से 2 होता है, वेयर n इज द आउटर मोस्ट शेल। जैसे 3d1 4s2 था तो 4s आउटर मोस्ट शेल है और 3d आपका इनर शेल होता है। चलिए फिर बात करते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्ले टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज। डी ब्लॉक के अंदर सभी के सभी मेटल्स हैं, कोई भी नॉन मेटल नहीं है या मेटलॉइड नहीं है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर मेटल्स, इसलिए वो टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। नहीं रखना है, पढ़े और भूल जाएं। डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड मेटालिक लस्टर, तो जो भी नॉर्मल मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, सेम वही प्रॉपर्टीज ये भी शो करते हैं। चलिए, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी हाई ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स along with ns electrons in their inter atomic metallic bonding। तो अगर आप s ब्लॉक मेटल्स से कंपेयर करो, किससे, इन कंपैरिजन टू s ब्लॉक मेटल्स, in comparison to s block metals, अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखो, जैसे मालूम है सोडियम की बात करता हूं, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3s1। और वही मैं आपसे बात करूं लेट से क्रोमियम की, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5-4s1। तो अगर आप आउटर मोस्ट शेल को देखो तो दोनों का आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, वहां 3s1 है, यहाँ 4s1 है, ठीक है। अब क्या होता है, जब सोडियम के अंदर बॉन्डिंग होगी उसमें सिर्फ 3s के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, ओनली दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। तो ये आप लिख सकते हैं साइड में, हो सकता है मुझे हटाना पड़ जाए। और यहां आप देखोगे तो यहां डिफरेंस क्या है, यहां पर ये प्लस ये, सो बोथ 3d and 4s electrons are involved in metallic bonding। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू मेटालिक बॉन्डिंग हो रही है, यहां सिर्फ एक के थ्रू। आप खुद डिसाइड कर सकते हो कहां पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, आपसे कंपेयर करवा सकता है, ये आपसे बोल सकता है कि डी ब्लॉक मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो एस ब्लॉक मेटल से कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, और इसका रीजन क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ n-d इलेक्ट्रॉन्स along with ns इलेक्ट्रॉन्स इन देयर इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए, द मेटालिक बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं क्रोमियम के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 6। तो मेटल के पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेटालिक बॉन्डिंग उतनी ही स्ट्रांग होती जाएगी और उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई होता जाएगा। इसलिए अगर आप 3D सीरीज में देखो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, तो क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है। आपसे भी पूछ सकता है कि क्रोमियम का सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई क्यों होता है, क्योंकि क्रोमियम के पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, अगर आप पूरे डी ब्लॉक को कंपेयर करो तो उसमें टंगस्टन का, किसका,
टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। तो दो चीजों पे आपको ध्यान देना है, मेटालिक बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, सो क्रोमियम हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द 3D सीरीज, सिर्फ 3D सीरीज में, owing to maximum number of unpaired electrons and melting point decreases from manganese onwards। क्योंकि देखो क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया 3d5 4s1, इसके पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। और अगर आप मैंगनीज की बात करो Mn, उसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2, इसके पास कितने हैं 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेटालिक बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। The 4D and 5D series have greater enthalpies of atomization than the corresponding elements of the first series due to the higher tendency to form metallic bond। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, मेटल को सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदलना। तो ऑब्वियस सी बात है 4D सीरीज और 5D सीरीज है ना, 4D जब नीचे चलते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होती है, बढ़ती है। तो देखिए ये आपके सामने एक ग्राफ है, आई थिंक मैंने आपको बोल दिया था इस पार्ट को कॉपी करने के लिए, आपने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी कर लो, है ना। अब देखें ये एक एनसीईआरटी से उठाया हुआ ग्राफ है, एनसीईआरटी का ही ग्राफ है एक्चुअली ये। इसमें आप बहुत आराम से चीजों को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखो ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है। तो देखो आप सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसके हैं, ग्राफ है बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड डर्मी नंबर। तो 5D सीरीज के मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है और उसमें टंगस्टन सबसे ऊपर है क्योंकि टंगस्टन के पास सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मोस्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किसके पास प्रेजेंट है, टंगस्टन के पास। अपने सीरीज में देखे क्रोमियम का हाईएस्ट है, मोलिब्डेनम का। एक यहाँ पर आप देखो जाके ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है, इन्हें हम कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉइनेज मेटल्स। तो कॉइनेज मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको जरूर 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 याद रखना चाहिए। देखो यहाँ पर जो ऑर्डर है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, फिर अगला नंबर है गोल्ड और लास्ट में कौन है, सिल्वर। ये ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है। रेगुलर ट्रेंड के हिसाब से कॉपर सिल्वर गोल्ड आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, कॉपर सिल्वर और गोल्ड। लेकिन आप यहां से देख सकते हैं हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है कॉपर का, फिर है गोल्ड का और फिर है सिल्वर का। तो ध्यान रखना, आपसे डायरेक्टली कॉइनेज मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जा सकता है। कॉपी करिए। चलिए, तो ये मेल्टिंग पॉइंट में आप ऑर्डर जरूर याद रखें, आपके काम में आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे और डिस्कस करते हैं अपनी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी को, जो कि है एटॉमिक साइज या फिर आयनिक साइज। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो, लेट्स से हम 3D सीरीज की बात करते हैं, स्कैंडियम, ठीक है, आपके पास स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो शुरुआत में तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होती है। क्या होती है, साइज डिक्रीज होती है। सीरीज के बीच में साइज जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है और लास्ट में वापस से क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इस चीज को आप थोड़ा समझें, ऐसा क्यों होता है, ये रीजन आपको पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपने 11th क्लास में पहले कभी से पढ़ा होगा, दोबारा आप नहीं पढ़ते हो, है ना। तो होता क्या है, देखो जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये 3D सबशेल है और ये आपका 4s सबशेल है, ठीक है। तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन आ चुका होता है, ठीक है, क्योंकि 4s पहले भर गया। जैसे आप कॉन्स्टेंट लिखो 3d1 4s2, 3d2 4s2, तो 4s भर चुका है, अब 3d भरना शुरू हो रहा है। जब 3d भरना शुरू होता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में आना शुरू करता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे आप इधर से देखोगे, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। हर एडेड इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ता है। क्या होता है, एक प्रोटॉन बढ़ता है। तो जैसे से आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हो वैसे से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है। उससे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ये इन आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर काम करेगा या फिर नहीं, वो डिपेंड करता है इन ऑर्बिटल्स की शील्डिंग पावर पर। तो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी बहुत पुअर शील्डिंग होती है, शील्डिंग पावर बहुत पुअर होती है। ये शील्डिंग पावर का ऑर्डर होता है सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग पावर, मतलब न्यूक्लियस के चार्ज को इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर, न्यूक्लियस के चार्ज को
काम नहीं करने देने की प्रॉपर्टी, उसे हम बोलते हैं शील्डिंग पावर। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस का चार्ज है उन दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम नहीं कर पाएगा अगर शील्डिंग इफेक्टिव होगी। लेकिन अगर शील्डिंग पुअर होगी तो न्यूक्लियर चार्ज आसानी से क्या कर सकता है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर काम कर सकता है। तो इस तरह से क्या होगा इसका, अब यहाँ पे शील्डिंग क्या है, पुअर, तो जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर काम करेगा। तो आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, तो अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएंगे। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन पे डोमिनेट करता है। भाई देखो जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन भी लगाएंगे। तो अभी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो शुरुआत में Z इफेक्टिव रिपल्शन पे डोमिनेट करता है। सीरीज के बीच में दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, इसलिए साइज में ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन जब आप सीरीज के लास्ट में जा रहे हो, जब कॉपर 3d10 हो चुका है, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके होंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, इसलिए रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा ओवर Z इफेक्टिव, और इसलिए सीरीज के एंड में साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये आपका वेरिएशन होता है सीरीज के अंदर। एक सीरीज में आप चलते हो तो शुरुआत में साइज डिक्रीज होती है, बीच में कांस्टेंट होती है, और वापस लास्ट में क्या होती है, इंक्रीज। तो ये उसका रीजन है, समझा दिया मैंने आपको। अब आप इसे ध्यान से पढ़ें, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। देखें, द वेरिएशन ऑफ साइज इज इर्रेगुलर ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक साइज फर्स्ट डिक्रीजेज टिल मिडल ऑफ द सीरीज। मैंने बताया सबसे पहले साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, and then remains almost constant at the middle of the series, as with the increase in d electrons screening effect increases. This counterbalances the increased nuclear charge and increases at the end of series due to increased shielding of outer electrons by inner d electrons. तो शुरुआत में शील्डिंग वीक होती है तो Z इफेक्टिव डोमिनेट करता है, इसलिए साइज डिक्रीज करता है। सीरीज के मिडिल में शील्डिंग और Z इफेक्टिव दोनों को काउंटर बैलेंस करते हैं, और सीरीज के लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा हो गए तो फिर उस केस में क्या होती है, शील्डिंग इफेक्टिव हो जाती है, शील्डिंग डोमिनेट करती है, तो फिर साइज वापस से क्या होता है, इंक्रीज। इसे आप डेटा के फॉर्म में भी देख सकते हो, ये आपको याद नहीं रखना है, देखें पढ़े और भूल जाएं। पर यहां से आपको दिख रहा है 162, 147, 135, 129 शुरुआत में डिक्रीज हुई। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है इसका, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर देखो ऑलमोस्ट सेम रही और लास्ट में वापस से क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो इस तरह से ये आपको डेटा रेडियस की वैल्यू याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ जनरल ट्रेंड याद रखना है और आपको उसका रीजन याद रखना है। चलिए, अगर आप डाउन द ग्रुप चलें तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी। ये देखो 155, 155, 145, 145, 145, 135, 135, 135, 130, 130, 135, 135 ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है। ऑलमोस्ट सिमिलर साइज क्यों होती है, क्योंकि देखो जो लेंथेनम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 70, और ये हो गया बाय 21, 39 एंड 32, 71। ठीक है, जो स्टार लगा हुआ है यहां पर 72 से लेकर आपके पास 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, आई थिंक मैंने गलत लिख दिया, 57 है ये, क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी, है ना। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57 होता है। तो 58 से लेकर 71 है ना, इसका 72 आ जाता है। तो 58 से लेकर 71 तक आपके पास आते हैं लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। क्या आते हैं, लेंथेनॉइड्स। तो ये चीज आप जरूर याद रखना। इन लेंथेनॉइड्स के अंदर क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है दैट एंटर्स इन n-2 f सबशेल, किसमें एंटर करता है, n-2 f सबशेल में, और इसकी जो होती है स्क्रीनिंग पावर पुअर होती है F की। मैंने थोड़ी देर पहले भी दिखाया था आपको, SPDF, F की सबसे बर्बाद होती है स्क्रीनिंग। तो पुअर स्क्रीनिंग जब भी होगी तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और बताओ जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसी चीज को हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो क्या हुआ, डाउन द ग्रुप चलने पर वैसे तो देखो साइज बढ़नी चाहिए, तो एक फैक्टर तो साइज को बढ़ा रहा है, नया शेल ऐड हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये जो F इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग है, क्योंकि यहां पर क्या आ गया, लेंथेनॉइड, इसके बाद क्योंकि लेंथेनॉइड यहां है ना, इसके बाद उनका इफेक्ट दिखाई देगा। देखो यहां नॉर्मल बढ़ रहा है 180 से 187, लेकिन यहां ऑलमोस्ट सेम साइज है, यहां भी सेम साइज है। रीजन, यहां पर क्या आ चुके हैं, ये लेंथेनॉइड्स आ चुके हैं, और इन लेंथेनॉइड्स की वजह से क्या होता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है। Z इफेक्टिव बढ़ता है, साइज कम होता है। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप
atomic size first increases from 3D series to 4D series and remains almost same from 4D to 5D series due to poor shielding provided by f electrons, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हो, या फिर आप इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान दें। आई बात समझ में? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये था आपके पास एक और इंपॉर्टेंट वेरिएशन एटॉमिक एंड आयनिक साइज का, और ये में एक और चीज है, तो आई थिंक आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया होगा, है ना, इसे आप कॉपी कर ले। तो मैं फिर आपको इसमें एक और चीज दिखाता हूँ, है ना, ये मैं हटा रहा हूँ कि जो मैं आपको सिखा दिया, मैंने आपको ये बता दिया है कि ये जो वेरिएशन है ये इस ग्रुप के बाद है, ये ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ग्रुप 3 के बाद ये इफेक्ट काम नहीं करता, मतलब ग्रुप 3 के बाद काम करता है, ग्रुप 3 में ये इफेक्ट काम नहीं करता है। एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ग्रुप स्कैंडियम, हीट्रियम, लैंथेनम डू नॉट फॉलो दिस ऑर्डर। द एटॉमिक साइज रेगुलरली इंक्रीजेस एज लैंथेनॉइड एलिमेंट्स फॉल आफ्टर लैंथेनम। इसके बाद तो लैंथेनॉइड आ रहा है, इसके बाद उनका इफेक्ट शुरू होगा, अभी यहां पर इनका इफेक्ट काम नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रूशियल है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। चलिए ये देखें, ये वही चीजें सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए टेबल ली है एनसीईआरटी से। आज तक तो हम यही प्रॉपर्टीज करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में और प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, वो भी यहाँ पे इस टेबल में इंडिकेटेड है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, है ना। एक आप देखोगे साइज, देखो रेडियस, ये मैंने बता दिया शुरुआत में डिक्रीज होती है, सेम डेटा मैंने लिया था एनसीईआरटी का। फिर इसकी एमएन की अपने दोनों पड़ोसी से ज्यादा होती है, फिर देखो ऑलमोस्ट सेम है और लास्ट में फिर से इंक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप तो है नहीं, ये सिर्फ 3D सीरीज का डेटा है। ये देखो, ये आप ऑब्जर्व करना, इसको एक बार आप एनसीईआरटी से पढ़ने, खुद से पढ़ के आना, कोशिश करना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखोगे, यह M2 प्लस चेंजेस टू M। इसका मतलब है कि एक मेटल आयन जो +2 स्टेट में है उसके रिड्यूस होकर मेटल में बनने की टेंडेंसी, मतलब जैसे मान लो आपके पास Cu2 प्लस है, तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट होना चाहता है या नहीं, इस चीज को हम किससे कंफर्म करते हैं? उसकी E0 वैल्यू से। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने मिलेगी, देखो सबका E0 वैल्यू जो है नेगेटिव है एक्सेप्ट कॉपर। सिर्फ कॉपर एकमात्र ऐसा है जिसकी M2 प्लस चेंजिंग टू M वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। बाकी सभी 3D सीरीज के एलिमेंट्स की +2 से M में जाने की जो टेंडेंसी है या वैल्यू है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि कॉपर +2 से कॉपर सॉलिड में जाना चाहता है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब वो +2 से मेटल में जाना नहीं चाहता है। तो क्यों ऐसा है, ये एक बार आप एनसीईआरटी जरूर देखना। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा है क्योंकि मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको सिखाई है। नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा, इसका रीजन हम देखेंगे और फिर करेंगे इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस।